for functions. So you can write if a physical quantity is measured with a as its true value, and delta a be the error in measurement. The measured value of a is So what is after true value? a is the true value and delta a is the error in measurement. You can write this as इसकी बायनॉमियल एक्सपेंशन सेकंड टर्म की है तो कैंसिल हो गया z raised to power n. बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? 1 plus minus n delta a upon. n delta a by. So delta z by z is n delta a by. Delta z by z is n delta a by. Excuse me, sir. Excuse me, sir. पूछो. सर जो डेल्टा जेड बाय जेड है उस पे वो ब्रैकेट डाल के मैक्स कितना जरूरी है या नहीं? लिख भी सकते हो, ऐसे भी रहने दे सकते हो, बिकॉज इसमें तो एक ही एरर आ रहा है ना, इसमें तो डिफरेंट वैल्यूज आ ही नहीं रही. सो बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो एब्सोल्यूट एरर ऐड करने हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड करने हैं. सो अब इनके ऊपर बेस सम करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है. So you can have first question. So maybe our original length of the wire is 153.7 plus minus 0.6. तो इसको अगर हम बेसिकली डेटा को देखें, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ और ये इसमें एरर हो गया 0.6 का, बिकॉज जैसे हम वैल्यू लेते थे a प्लस माइनस डेल्टा ए,
So this is the true value 153.7. 0.6 is the absolute error in it. It is stretched to length 155.3 plus minus 0.2. Calculate the elongation in the wire with error limits. तो हमें बेसिकली दो वैल्यूज दिए हैं इसमें. इनिशियल लेंथ दी है L1 is and L2 is अब एरर लिमिट्स लिखा मतलब मैक्सिमम एरर बताना है. elongation in the length means L2 minus L1. L2 minus L1 की ट्रू वैल्यू क्या होगी और इसमें एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू ऑफ एरर पहले कितना होगा? एरर विल बी 0.8. 0.8 because errors always add. सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर ऐड होने हैं. ये 0.6 है, 0.2 है, तो सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर है 0.8. और ट्रू वैल्यू भी निकाल लो इसकी क्या आती है. What will be the true value? L2 minus L1. 1.6. So 1.6. We can say true value of L2 minus L1. Maximum possible error. Maximum possible absolute error. 0.6 plus 0.2. Measured value of elongation is 1.6 plus minus 0.8. क्लियर है सबको? इजी न्यूमेरिकल है कि कुछ करना नहीं है, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देना. सर क्लियर है. L1 और L2 में एरर पता था तो एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हो आप. Next is the measured length of rectangle R. L is 3 plus minus 0.01 centimeter. Breadth is given. What is the area of rectangle? Length दी है 3 और 2. ट्रू वैल्यूज दी हैं. अगर मैं ट्रू वैल्यूज की बात करूं, एक की ट्रू वैल्यू है 3, लेंथ इज 3 एंड ब्रेड्थ इज 2. तो एरिया की ट्रू वैल्यू कितनी होगी? 6. हमारे को दो वैल्यूज दी थी. मेजर्ड वैल्यू ऑफ L is 3 plus minus 0.1 centimeter. Measured value of breadth is 2 plus minus 0.02. True value of area L into B 6 centimeters. ठीक है. अब हमारे पास फॉर्मूला जो है दैट इज मल्टीप्लिकेशन में कौन से एरर ऐड होने हैं? रिलेटिव एरर. इसमें रिलेटिव एरर डेल्टा L by L plus डेल्टा B by B. This should be equals to डेल्टा A by A. हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है? डेल्टा L कितना है? डेल्टा L 0.01. 0.01. Delta B is 0.02. L is 3, B is 2, A is 6. तो बेसिकली हमें ये सारी वैल्यूज पता है. हमें A पता है, ये पता है, ये सारी वैल्यूज पता है. सिर्फ डेल्टा A नहीं पता, वो हम निकाल सकते हैं. तो वी कैन राइट दैट
This implies delta A is delta L by L plus delta B by B into A. इसकी वैल्यू निकाल लो एरिया में एरर कितना एब्सोल्यूट एरर इन एरिया बिकॉज रिलेटिव का फॉर्मूला है बट वहां से अगर एरिया पता है तो आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो तो डेल्टा ए देखो कितना आ रहा है 0.08. कितनी है वैल्यू ये सॉल्व करके 0.08. 0.08 एंड यूनिट्स क्या लिखूं Sir, centimeter. डेल्टा ए चेंज इन एरिया एरिया किस में निकाल रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर में तो चेंज इन एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ एरिया वुड बी हम एरिया को ऐसे मेंशन करेंगे 6 प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर सो ये आंसर हो जाएगा क्लियर सबको Yes, sir. Yes, sir. अब कई बार ना न्यूमेरिकल्स में दे विल नॉट गिव यू ऐसे वैल्यू देंगे मतलब जैसे यहाँ पे तो मैंने अभी तो बिल्कुल शुरू किया हमने तो मैंने एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू लिखी हुई है समटाइम्स दे विल से कि वी मेजर अ लेंथ ऑफ अ शीट टू बी 30 सेंटीमीटर विद अ डिवाइस हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर तो ये जो लीस्ट काउंट होता है दिस इज द एब्सोल्यूट एरर तो उन्होंने कहा लेंथ इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर with a device having least count of 1 millimeter. 1 millimeter is how many centimeters? 0.1. 0.1. तो फिर 0.1. आप लेंथ को लिख देंगे 30 प्लस माइनस 0.1 मतलब रादर देन ऐसे देने के वो वैल्यू दे देंगे और लीस्ट काउंट दे देंगे तो लीस्ट काउंट इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट तो अगर किसी क्वेश्चन में लीस्ट काउंट दिया हो तो अब एक क्वेश्चन खुद करना The change in velocity of the body is 12.5 plus minus 0.2 meter per second in a time 5 plus minus 0.3 second. Average acceleration within error limits. Average acceleration. This is change in velocity upon time. हमें given a measured value of change in velocity. इसमें डिवीजन हो रही है तो कौन से एरर ऐड होंगे रिलेटिव एरर्स जिससे a is equals to v by t. V is change in velocity. So we can say delta a by a is delta v by v plus delta t by t. डेल्टा ए निकालो कितना ए कितना आ जाएगा पहले ट्रू वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन 2.5. यूनिट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ वैल्यू पुट कर दो करो सॉल्व इसको कंप्लीट दिस Sir, इसका आंसर 2.5
plus minus 1.9. Sir, 1.9 2.5 plus 0.19 plus minus 0.19. हाँ तो इसको कैसे लिखे फिर? अब थोड़ा सा सोचो इसको आगे। सर 0.2 लिख दो, 0.1 0.19 को 0.2 क्यों लिखे? 0.19 ही क्यों ना रहने दें? सर राउंड ऑफ करके लिखो। तो राउंड ऑफ क्यों करें? सर थोड़ा वो बढ़िया देखने में। बढ़िया नहीं होता कुछ। रीजन बताओ फिजिक्स में। फिजिक्स कोई ऐसी नहीं है कि बढ़िया लगेगी, सुंदर लगेगी। ठीक से रीजन बताओ। वेलोसिटी को जब आपने मेजर किया, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स तक मेजर किया हुआ है? cos डेसिमल के बाद एक पॉइंट है सिर्फ। error 12.5 प्लस माइनस 0.2। जब टाइम को मेजर किया तब भी 5 प्लस माइनस 0.3। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट आएगा। अगर ये 2 पॉइंट्स तक दिया होता तो 2 पॉइंट में आंसर लिखते, 3 दिया होता तो 3 पॉइंट में लिखते। तो क्योंकि यहाँ के डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट ही है, तो आपका आंसर में भी एक ही आना चाहिए। सो यू कैन से डेल्टा ए अपॉन 2.5, डेल्टा वी इज 0.2 by 12.5 प्लस 0.3 by 5। तो आपने सॉल्व किया, आप कह रहे हो डेल्टा ए कम्स आउट टू बी 0.19। राउंड ऑफ करेंगे बिकॉज ये नंबर 5 से बड़ा है। राउंडिंग ऑफ के रूल अभी वैसे करेंगे हम, राउंडिंग ऑफ के रूल आएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये वैल्यू बिकॉज 5 से बड़ी है तो इसको 0.2 कर देंगे। इसे राउंडिंग ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। सर ये सिग्निफिकेंट फीचर्स वाला टॉपिक है। हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा। इसके बाद वही रह गया बस हमारा एक टॉपिक। सो यू कैन से मेजर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज measured value of average acceleration is 2.5 0.2 meter per second square। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर राउंड ऑफ करने से हमारा एरर बढ़ नहीं जाएगा? पर राउंडिंग ऑफ एसेंशियल होती है जब आपने जो एक्सेलरेशन निकाली है ये इन दोनों वैल्यूज से निकाली है। इसमें अगर एक्यूरेसी 1 डेसिमल प्लेस तक है तो आंसर में 1 डेसिमल प्लेस तक ही हो सकती है। बाकी तो हमने मैथमेटिकली एक्यूरेट करने का क्या फायदा, बिकॉज हमने जब एक्सपेरिमेंट किया हमने निकाला ही सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक था। तो जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है मैथमेटिकली उससे ज्यादा एक्यूरेसी कभी नहीं हो सकती। तो एक्यूरेसी है ही 1 डेसिमल प्लेस तक। आपकी ये जो वैल्यू है मतलब ऐसे नहीं है कैलकुलेटर पे करोगे मे बी इसके आगे और 3-4 डिजिट्स आ जाएंगे तो वो लिखने की कोई सेंस ही नहीं बनती, बिकॉज हमारी मेजर्ड वैल्यू की एक्यूरेसी 1 डेसिमल है सिर्फ। ओके तो आपको हमेशा इसके हिसाब से आंसर लिखना है जिस डेटा से आप निकाल रहे हो। The heat dissipated in a resistance can be obtained by measurement of resistance, current, and time. The maximum error in measurement of these quantities is 1%, 2%, and 1%. What is the maximum error in measurement of dissipated heat? अगर करंट फ्लो करती है वायर में से तो हीट क्यों प्रोड्यूस होती है? cos सर Joule क्योंकि law रेजिस्टेंस होती है, कोलिजन्स होती हैं आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उससे हीट। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस में कोलिजन्स होती हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। हमने वो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला पहले पढ़ा है कभी या नहीं पढ़ा? जूल्स हीटिंग लॉ, सर पढ़ा है। I square RT I square RT. So according to Joule's heating law we can say
आई स्क्वायर में एरर कितना होगा? पावर फंक्शन 2 into power function of आर में एरर, delta r by r. और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में बिकॉज इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो तीनों का रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा. आई स्क्वायर में रिलेटिव एरर, आर में रिलेटिव एरर और टी में रिलेटिव एरर. दिस विल बी Added. डेल्टा एच बाय एच. हमें निकालना है फाइंड द व्हाट इज द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट. और दिए में परसेंटेज एरर है तो आप मैक्सिमम एरर भी परसेंटेज में बताओगे कितना है. परसेंटेज एरर इज रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100. This is 2 delta I by I into 100 plus delta R by R into 100. Sir 6% का error. So 2I में हमें एरर दिया था 1%. 1 करंट में ही था ना. सबसे पहले एरर 2% है उन दोनों में 1%. So 2 into 2% plus 1% plus 1%. So there is a percentage error in heat generated. Clear सबको? Percentage error in heat generated. Yes. किसी को डाउट तो देख लो. Next is the time period of oscillation of simple pendulum is given by 2 pi under root L by G. What is the accuracy in determination of G? If अब यहाँ देखो, यहाँ आप different way में value दी हैं. If 10 centimeter length is known to 1 millimeter accuracy, तो length कितनी हो जाएगी? 10 plus minus 1 millimeter. 0.1. 0.1. So length is 10 plus minus 0.1. And 0.5 second is the time period measured from time of 100 oscillations with a watch of 1 second. Time कितना लेना है? इसका इस सेंटेंस का मतलब मैं टाइम कितना लूं? टाइम 50 सेकेंड्स बिकॉज 0.5 सेकेंड एक ऑसिलेशन का, पर हमने जो मेजर किया है दैट इज फॉर 100 ऑसिलेशंस. तो 50 सेकेंड्स टाइम मेजर किया था, फिर एक का निकाल लिया कि एक का 0.5 है. 50 सेकेंड्स विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 सेकेंड. तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा टाइम फॉर, हाँ जी सर फिर से एक मिनट रिपीट करना, टाइम किस लिए? हमें एक ऑसिलेशन का टाइम दिया है 0.5, पर हमने एक का मेजर नहीं किया. हमें दिया 0.5 सेकेंड टाइम पीरियड इज मेजर्ड फ्रॉम टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशंस. कि 100 ऑसिलेशंस का टाइम निकाल के एक का निकाला है. फिर तो 100 ऑसिलेशन से एक का निकाला 0.5, तो 100 ऑसिलेशंस का 50 सेकेंड्स एंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1. तो ये 1 ऑसिलेशन का टाइम नहीं है, दिस इज फॉर 100 ऑसिलेशंस. 50 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड. और लेंथ पेंडुलम की है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. हमने बताना है व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी. Excuse me, sir. हाँ जी. सर ये 50 तो पता लग गया, आपने कैसे निकाला ये सर? ये एरर 0.1 का कैसे निकाला ये बताओ. 0.1 नहीं 1, सॉरी ये 1 है. 1 सेकेंड है दिया है ना यहाँ पे. ओके सर.
सो फाइंड द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ जी। करो इसके आगे अब क्या करोगे, फॉर्मूला आपके पास है। हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दिया था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये स्टेप 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट टर्म है, इसमें तो कोई एरर होगा नहीं। एल में एरर कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। और टी स्क्वायर में 2 डेल्टा टी अपॉन टी। एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ऐड हो जाएंगे, सो दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा जी बाय जी। सो डेल्टा जी बाय जी, बिकॉज हमें जी की ट्रू वैल्यू भी नहीं दी इसलिए हम परसेंटेज एरर निकालेंगे। जी की ट्रू वैल्यू दी होती तो हम डेल्टा जी निकाल लेते। सो डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज, अब वैल्यूज पुट कर दो। लेंथ इज 0.1 डिवाइडेड बाय 100, सो 10। कितना आ गया एरर, 200 by 50 is 4, 10 by 2 is, 3. so total percentage error कितना आ गया, 5%। यस सर। हमें क्वेश्चन में पूछा, देखो क्या था, what is the accuracy in determination of G? So you can last में you can write that. Accuracy in measurement of G is plus minus 5%. So 5, यहाँ simple लिख सकते हो, 5% is the error. सर हाँ जी, सर हमने परसेंटेज क्यों किया ये नहीं समझ सर एक आया। बारी पैक कर दो। बिकॉज हमें G की वैल्यू नहीं पता ना, जब तक G की वैल्यू नहीं पता आप एब्सोल्यूट एरर तो निकाल ही नहीं सकते जब तक ये नहीं गिवन। सर तो फिर क्वेश्चन इसमें अब परसेंटेज कैसे निकल गई। तो परसेंटेज तो बिना इसके निकल आएगी ना, वो तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 बताना है कितना। तो हमें क्योंकि राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यूज पता है, इसको तो आप निकाल सकते हो, पर जब तक जी नहीं पता तब तक डेल्टा जी नहीं निकाल सकते। ओके सर। कर लिया नोट? यस सर। अभी 3-4 जनरल क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। डेटा आसान दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपका कैलकुलेशन में टाइम ना लगे। बिकॉज अगर देखो तो मैंने सब में रिलेटिव एरर सेम ही दिया, 0.5 by 5, 0.4 by 4, 0.2 by 2, 0.3 by 3। फाइंड measured value of
चार वैल्यूज निकालो पहले, सॉल्व दिस चारों क्वेश्चन। देखो एक अगर मैं करके दिखाऊं, आप इसको पहले ऐसे लिख लो, x into y, where x is a plus b, a प्लस बी की मेजर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस माइनस 0.5, एंड c प्लस डी की मेजर्ड वैल्यू हो जाएगी 9, z is x is equals to x, y, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी आई, 45, also डेल्टा x by x मतलब 0.5 by 5, implies measured value देखो समझ में आए कैसे किया। यस मैम। Yes, sir. सिमिलरली मैं इसको भी कर सकता हूँ, इसको मैं y ले रहा हूँ c प्लस डी को, तो a b y, y इज 9 प्लस माइनस 0.9, दिस इज a b y, मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो डेल्टा z बाय z इज a b y की ट्रू वैल्यू, y इज 9, a b y की ट्रू वैल्यू, a is 3, b is 2, so 3 into 2 is 6, 6 into 9, 4. so 54 plus minus 16.2 centimeter cube, इसको मैं अगर राउंड ऑफ करता, बिकॉज किसी में हमें डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं दी थी, तो मैं क्या लिख सकता था 16.2 को 16. 16, नॉर्मली इसके मार्क्स काटते नहीं, आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे राउंडिंग ऑफ, जब तक वो स्पेसिफिकली मेंशन ना करें कि राउंड ऑफ करना है। तो करना क्यों है वैसे इस क्वेश्चन में? बिकॉज हमें सारी वैल्यूज डेसिमल के बाद, मतलब पॉइंट के आगे कोई डेसिमल डिजिट नहीं दिया था, तो यहाँ पे भी डिजिट नहीं होना चाहिए पॉइंट के आगे, तो क्योंकि अच्छा। इसमें फिर बहुत सारे रूल्स और आ जाते हैं, कई बार मेजर्ड वैल्यूज होती है तो हमें स्पेसिफिक नहीं करते वो कि राउंड ऑफ करो, तो हम बिना राउंड ऑफ के भी छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा सिमिलरली z इज इक्वल टू ab स्क्वायर बाय cd, डी पार्ट कर लो पहले, फोर्थ कर लो, थर्ड तो हो ही जाएगा, थर्ड सिंपल है, फोर्थ कर दो ab स्क्वायर अपॉन cd, से तो मैं नीचे करना स्क्रॉल और सारी वैल्यू से छुप गई हैं।
डेल्टा आरपी delta R1 is 0.2, R1 square is 36, delta R2 is 0.6 and R2 square is 64. RP की वैल्यू पुट कर दो, you can find delta RP. सॉल्व करना क्या आता है? तो 0.92 चेक कर दो एक बारी. सर 3.4 प्लस माइनस 0.2. सर ये इसकी- फाइनल आंसर बता, सर नहीं फाइनल आंसर बता. Because बुक में जो आंसर दिया है that is 3.4 plus minus 0.41. सर 4.1. ओके. जो मेरे पास बुक में आंसर है इस क्वेश्चन का that is सर ये एस वो 4.1 ही होगा, वो एक स्केयर करना बीच में रह गया था, वो उतना ही आ जाएगा 3.4 प्लस माइनस 0.4. सर पर क्वेश्चन में तो हमें उसकी मतलब 1 डिजिट पे दी है वैल्यू रेजिस्टेंस की, तो 0.4 पे ही हमने छोड़ना फिर उसे. अभी तो इसमें आगे करेंगे. परसेंटेज एरर अगर हम निकालेंगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगा. नो सर मैं कह रहा था ये जो आपने 0.41 वही कह रहा हूँ ना, बिकॉज मेजर्ड वैल्यूज हैं तो राउंड ऑफ करना जरूरी नहीं होता कई बार. सर मतलब दोनों तरीकों से ठीक ही होगा आंसर हमारा क्या हाँ. है. और ये तो वैसे भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उन्होंने भी राउंड ऑफ नहीं किया. ओके सर. अब इसके ना दो मेथड होते हैं. दो मेथड मतलब, और मैं इसको किस मेथड से कर सकता था, बिकॉज नेक्स्ट राइट a voltmeter having least count 0.1 volt, ammeter having least count 0.2 ampere is used to measure the potential difference between ends of a wire and current flowing through the wire respectively. Reading of voltmeter is 4.4 volt, ammeter is 2.2. Find the resistance of the wire and maximum permissible error. हमें वोल्टेज दिया है 4.4 और 0.1 वोल्ट क्या है, दिस विल बी एरर. तो वोल्टेज की वैल्यू है 4.4 प्लस माइनस 0.1 और करंट की वैल्यू है 2.2 प्लस माइनस 0.2. ओम्स लॉ आपको आता है, रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. तो क्या आएगा आंसर, वो निकाल दो रेजिस्टेंस का. सर हाँ जी, इसमें प्लस माइनस 0.1 क्यों लिया, सिर्फ माइनस 0.1 क्यों नहीं लिया?
माइनस क्यों, हमें पता नहीं है ना, हमें पता है सिर्फ 0.1 का लीस्ट काउंट है। मतलब अब अगर हम वैल्यू ले रहे हैं, जैसे आप कभी डिवाइस को देखोगे ना, ऐसा हम क्यों करते हैं, आप एमीटर ले रहे हो और एमीटर में करंट फ्लो कर रही है कुछ, या वोल्टमीटर ले रहे हो और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो आपने ऐसे सर वोल्ट 2.2 प्लस माइनस 0.1 ओम है। ऐसे 0 वोल्ट या 1 वोल्ट और इसके बीच में 10 डिविजन आ रहे हैं। अब आपकी निडल जो है वो यहाँ पे आ जाती है, मतलब यू कैन से 0.5 और 0.6 के बीच में। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, यहाँ इसको 0.5 ले लेते हो या 0.6 ले लेते हो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो मतलब हम अगर 0.6 ले रहे हैं तो जो एरर है वो एक्चुअल वैल्यू 0.6 से कम है, तो माइनस लेना चाहिए था। अगर मैं इसको 0.5 लेता हूँ, मतलब एक्चुअल वैल्यू 0.5 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो हमें नहीं पता एक्सपेरिमेंटर ने क्या लिया है। जब दो वैल्यूज के बीच में रीडिंग आ गई, मतलब 4.4 का मतलब, उसका मतलब होता है कि वैल्यू जो है ये 4.3 और 4.4 के बीच में थी, निडल यहाँ पे थी, तो उसने ये वैल्यू ली है, या ये 4.4 और 4.5 के बीच में थी। तो इसलिए हम हमेशा प्लस माइनस लेते हैं, बिकॉज आपको जो डेटा दिया उससे ये नहीं पता चल रहा कि ये रीडिंग कौन सी थी। तो इसलिए कभी भी एक साइन नहीं लेना, दोनों ही लेने हैं प्लस माइनस। एरर का मतलब यही होता है। क्या आंसर आया? सर 2 प्लस माइनस 0.1 रेजिस्टेंस 2 प्लस माइनस 0.1 0.1 या 0.2? तो 0.2 0.2 2 2 प्लस प्लस माइनस माइनस 0.2 आ गया सबका। 2 प्लस माइनस 0.2। सर पर जो बन रही है सर 5/44 आ रहा है सर, फिर उसको सॉल्व करके सर राउंड ऑफ करके 0.1 ही बन रहा है। क्या आ रहा है वो आपका? भी है। सर 5/44 आ रहा है सर, वो वो तो डेल्टा आर आ रहा होगा ना, आर से मल्टीप्लाई नहीं किया, मतलब आपने डेल्टा आर बाय आर निकाला ना, अभी आर से मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। ओके सर। आपको फॉर्मूला लगाना है ना, ट्रू वैल्यू तो आपने निकाल ली। तो ट्रू वैल्यू तो मेरे पास आ गई 4.4 डिवाइडेड बाय 2.2। फिर डेल्टा आर बाय आर, Excuse me, sir. हाँ जी, सर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है कि आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो हम जब आंसर में लिखेंगे तो सिर्फ जो एरर आया वो लिखेंगे या जो प्रॉपर नहीं, मेजर वो लिखेंगे? आपकी वैल्यू जैसे 0.2 आ रही है ना, तो आप मेजर्ड वैल्यू लिखो। कैसे? मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस प्लस माइनस 0.2, मतलब ट्रू वैल्यू भी बताओगे और उसमें जो एरर है वो भी बताओगे। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए कहते तो फिर इसको 100 से भी कर देते, बिकॉज कई बार जब वो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कहते हैं तो वो परसेंटेज एरर भी निकालना होता है आपको। तो परसेंटेज एरर कितना आएगा इसमें? 10%। बिकॉज डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 कर देंगे। नेक्स्ट आता है, अब एरर्स के तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। असाइनमेंट एक मैंने दी हुई है, मतलब मैंने ऐड की है, तो उसको अब आप ट्राई कर सकते हो। उसमें शुरू के 3 क्वेश्चन शायद सिग्निफिकेंट फिगर्स के हैं, बाकी एरर्स के हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है और हम इसको क्यों पढ़े? सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है कि जब आप कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो और आप रिजल्ट लिख रहे हो, a significant figure is the number of digits about which we are pretty sure in calculation plus one more digit. तो ये तो डेफिनेशन है, पर इसके कुछ रूल्स बनाए हुए हैं उन्होंने, राउंडिंग ऑफ के भी रूल्स बनाए हैं।
राउंडिंग ऑफ के रूल्स थोड़ा ध्यान से रखना, बिकॉज राउंडिंग ऑफ के रूल्स आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे और फिजिक्स में भी पढ़ाएंगे, राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है एक्सपेरिमेंट्स में। मोस्ट ऑफ द रूल सेम है, सिर्फ एक रूल डिफरेंट आएगा जब आपने राउंड ऑफ 5 नंबर को करना है। सो इसलिए फिजिक्स के रूल फिजिक्स में लगाना, केमिस्ट्री के रूल केमिस्ट्री में लगाना, राउंडिंग ऑफ के रूल थोड़े से डिफरेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले काउंट कैसे करते हैं, हमारे को जितने भी कैलकुलेशन में नॉन जीरो नंबर हैं वो सब सिग्निफिकेंट ही होते हैं। मतलब जैसे आपको कोई वैल्यू दी है 3.234, तो वैसे इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं वो सारे सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। कोई भी जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स ये सिग्निफिकेंट आएंगे। सो दिस विल हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एनी जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स। Powers of 10 are always non-significant. So इसमें जो significant figure होंगे they will be 3, सिर्फ ये वाले 3। Powers of 10 are never significant. किसी का माइक ऑन है जो डिस्टरबेंस कर रहा है, म्यूट कर लो। 6.02 into 10 raised to power 23. So हम नॉर्मली लेंगे कि इसमें 3 significant figures हैं। Zeros in the beginning with decimal. These are non-significant numbers. तो इसमें जो significant figures होंगे वो 2 ही होंगे, 2 और 3. Zeros at the end with decimal they are significant. इसमें 4 significant figure होंगे, ये वाले significant होते हैं लास्ट के zeros. सर हाँ जी, सर ये वाला थोड़ा सा रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। zeros in the beginning मतलब decimal और शुरू में सिर्फ जीरो, ये सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें अगर आपको पूछेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं तो सिर्फ 2 ही हैं, 2 और 3। जीरोस अगर एंड पे लगे हैं, मतलब ऐसे लिखे हैं या मैंने ऐसे लिखा है, इन दोनों में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एंड वाले जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर डेसिमल लगा है, डेसिमल नहीं लगा तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। मतलब अगर मैं डेसिमल लगा देता यहाँ पे तो ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। मैंने बिकॉज ये डेसिमल नहीं लगाया तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये जो आपने 23.00 के 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखे हैं, तो सर इसको तो हम 23 भी लिख सकते हैं, तो फिर तो 2। मैंने आपको क्या बोला है, ये रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के, बिकॉज इसको फिर आगे आएगा कि हमने इनको यूज कैसे करना है। मतलब आपको कई बार ना पेपर में जेईई मेंस में या नीट में क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है ये तो बहुत आसान दे दिया उन्होंने, जैसे दिया से उन्होंने कहा से ऐड कर दो। अब ये एडिशन का सम है, ऑब्वियसली जेईई मेंस में एडिशन का सम तो नहीं पूछा ना उन्होंने, बिकॉज इसको मैं ऐसे लिखता हूं या मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये आंसर अलग आने हैं दोनों। आपके हिसाब से 10 तक तो ये एक ही बात है। अब बोलोगे ये भी 5.2 ये भी 5.2, पर वो बोलेंगे ये 5.2 है। तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब उन्होंने पूछा क्या, जैसे उन्होंने ऐसे पूछा 10 + 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 12.0। यार 12 होती तो जेईई मेंस में क्या पूछते हुए? आपको क्या लगता है थर्ड के क्वेश्चन देंगे वो? ये तो थर्ड के बच्चों को आता है, 10 + 2 12 होता है। तो इसलिए कह रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल सीखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे आपको। उन्होंने लिखा कहीं नहीं होगा इन अकॉर्डेंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऑब्वियसली वो जेईई मेंस में आ रहा है या नीट में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट चेक करें, आपकी एडिशन थोड़ी चेक करेंगे कि 10 और 2 ऐड करके दिखाओ। बिकॉज इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी एक है, तो आंसर में भी एक सिग्निफिकेंट फिगर ही होना चाहिए। आंसर में 2 नहीं हो सकते, 12 लिख दिया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 और 2। सो इसके क्वेश्चन कल करेंगे, रूल्स में लिखा देता हूं अभी। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट रूल, सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट, 2 नॉन जीरो के बीच में जितने जीरो वो सारे सिग्निफिकेंट, पावर्स ऑफ 10 नॉन सिग्निफिकेंट, zeros in the beginning with decimal non-significant, zeros at the end with decimal significant, zeros at the end without decimal non-significant.
सो ये बेसिकली इसके रूल्स होते हैं हाउ वी कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और राउंडिंग ऑफ हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने हैं, we say when we do the mathematical calculation, कि आपको जैसे मतलब मान लो कुछ नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है, एक फॉर्मूला हमारे पास, जैसे मान लो ए से ऐसे कुछ फॉर्मूला अभी जैसे हम कर रहे थे ए बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी, तो इसमें ए बी सी डी सब में अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, ये हो सकता है एक सिग्निफिकेंट फिगर में हो, ये 2 में, ये 3 में, ये 5 में. Answer must be written in terms of least number of significant figure in the calculation. कि अगर आपको 4 अलग अलग नंबर दिए हैं, उनमें से एक नंबर ऐसा है जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, बाकी सब 3 से ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा. यू विल नॉट राइट इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो इसलिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर्स का बहुत सिंपल सा है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यहीं छोड़ देंगे. मैं पूरी फिजिक्स में और कहीं उसको यूज नहीं करूंगा, हम नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे. सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन आएगा तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली करेंगे. अदरवाइज पूरी फिजिक्स में हम इतनी टेंशन नहीं लेते कि अगर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है तो अब सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रख रहे हो. हम कौन सा साइंटिफिक पेपर पब्लिश कर रहे हैं, हम नॉर्मल 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं. तो इस चैप्टर के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देने वाले. अभी रूल्स पढ़ लेंगे कि रूल्स क्या है कैलकुलेशन में, कैसे इनको यूज करना. So you can write significant figures. Significant figures. Significant figures are those digits in a number that are known with certainty. Those digits in a number that are known with certainty plus one more digit that is uncertain. For example, if length is measured as 13.2 centimeter. Sir, can you repeat? For example, if length is measured as 13.2 centimeter, digits 1 and 3 are certain. कितने लिखी थी? 13.2. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Digits 1 and 3 are certain, and Sir, the digit more 2 is uncertain. सर मोर डिजिट दैट इज अनसर्टेन के बाद क्या था? And one more digit that is uncertain. For example, if length is 13.2 centimeter, 1 and 3 are certain, and digit 2 is uncertain, and it has 3 significant figures. इसका मतलब ये होता है कि 13 के बारे में तो हमें पक्का पता है, 0.2 जो है वो उसमें पक्का नहीं पता. इट कैन बी 0.1, इट कैन बी 0.3, उसके डिजिट के बारे में एक्यूरेटली नहीं पता. Because that always depends on least count of the device. Rules for significant figures. Rules for significant figures. सर हाँ जी. सर एग्जांपल का मतलब क्या होगा? मतलब मीन्स 13.2 जो लिखा है. यस सर, 2 इज अनसर्टेन. अनसर्टेन का मतलब है कि अगर मान लो आपके पास एक डिवाइस है जिसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, है ना,
तो जब हम 13.2 लिख रहे हैं तो हमें 13 तो पक्का पता होता है, जो 0.2 है वो हमने गेस भी किया हो सकता है, बिकॉज हमेशा 0.2 पे आके वो नहीं रुकेगा. इट कैन बी बिटवीन 0.2 एंड 0.3, इट कैन बी बिटवीन 13.1 एंड 13.2 स्केल के बीच में, बिकॉज आप किसी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट 13.2 तो नहीं हो सकती ना. पर डिवीजन ऐसे राउंडिंग हैं कि ऑफ। या तो हाँ, तो वो सॉर्ट ऑफ मतलब उसके बारे में हमें पक्का नहीं पता, तो हमने वो राउंड ऑफ कर दिया. हाँ, आप कह सकते हो कि वो 13.1 या 13.2 के बीच में थी, तो क्योंकि वो 0.2 के पास लग रही थी हमें, हमने उसको 13.2 लिख दिया. तो हमें सर्टेनली 13 के बारे में पता है, 0.2 के बारे में पक्का नहीं पता. रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. Rules for significant figures. All non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant. For example, number 183 has 3 significant figures. Number 183 All has non-zero. number digits are significant. All non-zero digits are significant. For example, number 183 has 3 significant figures. Second is all zeros between two non-zero numbers. All zeros between two non-zero numbers. सर हाँ जी. सर बिटवीन टू नॉन जीरोस नंबर का मतलब जैसे 3 2 या 4 3 यही होगा ना? टू नॉन जीरो नंबर मतलब जैसे मैंने सेकेंड नंबर लिखा हुआ है 3001, दोनों एंड पे नॉन जीरो नंबर है 3 और 1, तो बीच वाले सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे. ओके सर. फॉर एग्जाम्पल इन, यही लिख लो चाहे, फॉर एग्जाम्पल इन 30,001 there are 5 significant figures. There are 5 significant figures. Next, all zeros to the right of last non-zero digit. All zeros to the right of last non-zero digit without decimal are non-significant. Without decimal are non-significant. All Last zeros non-zero. to the right of last non-zero digit without decimal are not significant. For example, 2300, कोई decimal ना लगाना, 2300 has 2 significant figures. 2300 has 2 significant figures. Next, zeros at the end with decimal are significant. Zeros at the end with decimal are significant. ये sort of रट्टे वाला काम है, मतलब याद ही रखने पड़ेंगे सारे rules. Zeros at the end with decimal are significant. For example, 23.00 has 4 significant figures. 23.00 has 4 significant figures. 23.00 has 4 significant figures. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर 230.0 हो. तो 4 डेसिमल लग गया तो लास्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट,
all zeros to the right of decimal point, all zeros to the right of decimal point and to the left of non-zero digit. All सर zeros, हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद उसके बाद next property, all zeros to the right of decimal point and to the left of non-zero digit are not significant. Excuse me, sir. हाँ जी पूछो। सर हमने फोर्थ पॉइंट में लिखा कि जैसे 23.00 उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब हमने वो 2 हाँ। जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, तो अभी जो हमने पॉइंट लिखा उसमें आपने बोला टू द अभी मैंने लिखा, अब आप ध्यान से पढ़ो मैंने क्या लिखा, all zeros to the right of decimal and to the left of non-zero। मतलब मैंने जो एग्जांपल है वो जो 0.0023 है, all zeros to the right of decimal, मतलब ये वाला एग्जांपल देखो, डेसिमल के राइट से नॉन जीरो के लेफ्ट पे, तो ये वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, ओके सर। जो जीरोस इन द बिगिनिंग कहते हैं हम। फॉर एग्जांपल यही लिख लो, चाहे 0.0023 will have 2 significant figures, 0.0023 will have 2 significant figures, and last is powers of 10 are always non-significant. Powers of 10 are always non-significant. For example, Avogadro's number लिख लो, 6.023 into 10 raised to power 23. 6.023 into 10 raised to power 23 will have 4 significant figures. So next time करते हैं इसके आगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ करेंगे और फिर राउंडिंग ऑफ के सर क्वेश्चंस कर लेंगे थोड़े से। और एरर्स की जो मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा, एक तो सेंड की हुई है, शायद एक और सेंड कर दूं, तो एरर्स के फिर जो असाइनमेंट में डाउट होंगे वो कर लेंगे। सर हाँ सर जी सर इसके यार पीडीएफ सेंड कर दो ग्रुप में, ये जो कर देता हूँ कर दो। सर सर मुझे भी बताना। मैं ग्रुप में डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। हाँ जी सर कल वाला लेक्चर डाल देना। कल वाला तो डाला हुआ है। ओके सर। सर जैसे 0.23 है तो उसमें कितने होंगे? 0.23 है तो 2 शुरू वाला जीरो नॉन सिग्निफिकेंट। जीरोस इन द बिगिनिंग विद डेसिमल विदाउट डेसिमल नॉन सिग्निफिकेंट ही होते हैं। शुरू में जितने भी जीरो लगे हैं डेसिमल है या नहीं है,